बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिज़िक्स, इनके अगर आपको एएस लेवल के नोट्स या ओ लेवल के नोट्स चाहिए तो डू मैसेज मी एट एकेडमिक्स विद खान। इस पेज के ऊपर मैं अपने नोट्स, मेरे नोट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर क्रैश कोर्सेज अनाउंस होने वाले हैं और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। बाकी लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला खान एंड आई एम एन A2 स्टूडेंट और इस वीडियो के अंदर मैं गाइड करने लगा आप लोगों को यार एएस लेवल का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना कैसे है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रैक्टिकल्स ऑफ एएस लेवल। और एएस लेवल के अंदर वैसे भी हम पाकिस्तानियों को तो प्रैक्टिकल्स वैसे ही बहुत तंग करते हैं क्योंकि ओ लेवल से हमने प्रैक्टिकल्स किए नहीं होते और हमारा ये पहला एक्सपीरियंस होता है लैब के अंदर। सो ऑब्वियसली इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, बट आई एम हेयर टू हेल्प क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, सारा स्ट्रगल किया हुआ है। और मेरा तो सीन ही ऐसा था भाई, मैं पहले कॉम्पोजिट के सीन में था कि यार कॉम्पोजिट करना है। फिर जनवरी या ऑलमोस्ट आई थिंक एंड मिडल ऑफ जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने एएस देना है। एएस के अंदर ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स मैंने बहुत लिमिटेड किए हैं, तो मुझे ज़्यादा रिलाई ही टिप्स एंड ट्रिक्स पर करना पड़ा और थोड़ी सी क्या कहते हैं और किस्म की टेक्निक्स पर करना पड़ा कि ताकि मैं अपना प्रैक्टिकल ईजी कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी नहीं। सो आई एम हेयर टू हेल्प। होपफुली आपको ये मेरी जो गाइड है ये आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कर देते हैं प्रैक्टिकल्स का। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है। इसमें मुझे जहाँ तक याद है केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से एक ऑब्वियसली टाइट्रेशन होती है नॉर्मली, एक होती है सॉल्ट एनालिसिस जिसके अंदर अपने आयंस आइडेंटिफाई करने होते हैं, और एक होती है क्या एक और क्वेश्चन होता है वो एंथैल्पी चेंज का हो सकता है या कोई और किस्म का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिक जो मतलब के क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है यार लैब कोट ज़रूरी है नहीं या नहीं। यार लैब कोट मैं तो पहनता था कि प्रैक्टिकल है, मुझे अच्छा लगता था यार लैब कोट का अपना शशका है। जहाँ तक मुझे याद है सेंटर में कहीं कंपलसरी नहीं था, मेरे सेंटर में तो नहीं था, लेकिन यार प्रैक्टिकल है यार लैब कोट है आपके पास तो पहनो, शशका लगाओ और क्या। दूसरी बात क्या कहते हैं, ग्रुप्स के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। बेसिकली 2 वेरिएंट्स होते हैं पाकिस्तान में प्रैक्टिकल्स के, 3-3 और 3-4। तो ये तो दोनों डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हैं, डिफरेंट दिन होंगे। और इन दिन में भी 2 ग्रुप्स होते हैं, वो होते हैं एएम और पीएम ग्रुप्स। बेसिकली एक प्रैक्टिकल्स मतलब एएम वाले टाइम पर होता है और एक होता है पीएम वाले टाइम पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ग्रुप क्या है, क्या आपका क्या कहते हैं वेरिएंट है। ये आप अपने स्कूल से पता कर सकते हैं कि क्या सिलसिला है। तो ये इसके अंदर सीन होता है कि अक्सर लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन करती है। और एक और चीज़ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में अच्छी है वो ये है, जो सेटअप है ना वो एक ही जगह होता है। बायोलॉजी और जो फिज़िक्स है उसके अंदर 2-2 सेटअप्स भी यूटिलाइज होते हैं। मेरे सेंटर में तो हुआ था ऐसे 2-2 सेटअप थे, लेकिन केमिस्ट्री का एक ही सेटअप होता है, आपको हर चीज़ एक ही स्टेशन के ऊपर दी जाती है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। परफॉर्मिंग द प्रैक्टिकल, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन भी 2-3 किस्में होती हैं इसकी। सिंपल टाइट्रेशन होती है, एक थोड़ी रीडॉक्स टाइट्रेशन होती है मेरे ख्याल से, सिर्फ KMnO4 जो पर्पल सा होता है वो डाला जाता था, और एक डाइल्यूशन टाइट्रेशन भी होती थी जिसके अंदर आप डाइल्यूट करते थे। उसका एक स्टेप होता था पहले जिसके अंदर अपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर 250 cm³ तक उसको भरना होता था पानी से और उसके अंदर स्पेसिफिक वॉल्यूम वो डलवाता था। डाइल्यूशन वाली थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि आपने डाइल्यूशन अगर मैसअप कर दी तो आगे टाइट्रेशन मैसअप हो जाती है, तो थोड़ा सा इनका ख्याल रखना पड़ता है स्टेप्स का। एनीवे जो बेसिक प्रिंसिपल है टाइट्रेशन का वो सेम ही रहता है कि आपके पास एक बेस है, एक एल्कली है, सॉरी एक एल्कली और एक एसिड है, तो आप उसको फिर टाइटर करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। बेसिकली कॉनिकल फ्लास्क होती है आपके पास, एक ब्यूरेट होता है, दूसरी मतलब कि एपरेटस होता है। तो वो हर चीज़ आपको मैंशनड होगी उसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन है ना। तो सबसे बड़ी टिप भी ये है कि यार क्वेश्चन को फुली तौर पर फॉलो करो, जो वो कहता है वो करो, क्योंकि आपने एक स्टेप भी इधर उधर कर दिया तो आपका क्वेश्चन ख़राब हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप स्टेप्स को रिलीजियसली फॉलो करें। तो खैर अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। सबसे पहली टिप जो मैं करता था, जो कि मेरा अपना तरीका था टाइट्रेशन करने का, वो ये है कि पहले तो अपने रफ टाइट्रेशन निकालनी होती ना। रफ टाइट्रेशन बेसिकली होता है को अंदाज़ा हो जाए कि यार किस वॉल्यूम के ऊपर टाइट्रेशन हो रही है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट के अंदर से जो लिक्विड जा रहा होता है उसका वॉल्यूम हम मेजर कर रहे होते हैं। तो रफ टाइट्रेशन होती है कि बेसिकली यार कितने वॉल्यूम के ऊपर कलर चेंज आ रहा है। तो वो आप पहले ही थोड़ा सा ना इजी होके कर लें, जल्दी जल्दी कर लें ताकि आपका टाइम बचे। रफ टाइट्रेशन आप ले लें कि यार फॉर एग्जांपल 20 cm के अराउंड के टाइट्रेशन हो रही है, कलर चेंज आ रहा है, तो ये आपको पता लग गया। तो फिर उसके बाद आपने एटलीस्ट दो और एक्यूरेट टाइट्रेशंस करनी होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार एक्यूरेट टाइट्रेशन करते कैसे।
तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपका ब्यूरेट है, यहाँ पे आपकी रीडिंग्स हैं, मतलब कि मेरे लिए यहाँ पे होगी रीडिंग्स, मैं इसको भी फेस कर रहा हूँ ब्यूरेट को फॉर एग्जांपल। तो मोस्टली जो ब्यूरेट्स होते हैं उनका ना राइट साइड पर, मेरा जो राइट है, राइट साइड के ऊपर वो होता है टैप। तो मेरा जो इशू होता था वो ये होता था कि जब आप लिक्विड डाल रहे होते हैं ना ब्यूरेट से, तो ऑब्वियसली आपको ना साथ में कॉनिकल फ्लास्क को भी साथ में हल्का हल्का ना स्टिर करना होता है, थोड़ा सा शेक करना होता है, ताकि जो लिक्विड है वो सही तरीके से मिक्स हो। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं, अगर आप गौर करें कि जब ब्यूरेट से एक ड्रॉप गिरता है, फ़ौरन हल्का सा कलर चेंज आता है और वो गायब हो जाता है। तो ये चीज़ उसको बेहतर मिक्स करने के लिए आपको उसको थोड़ा सा शेक शेक तो नहीं, उसको थोड़ा सा स्वर्ल करना पड़ता है जो कॉनिकल फ्लास्क है। अब मेरा मसला ये है कि मैं लेफ्ट हैंड से इतना अच्छा स्वर्ल नहीं कर पाता कॉनिकल फ्लास्क को, जो मुझे लगता है काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते सही तरीके से। तो मैं ये करता था कि जो भी आपका ब्यूरेट है उसको अगर रीडिंग सीधी है उल्टी है कोई सीन नहीं है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो आप ऐसा करेंगे, जो ब्यूरेट की रफ राइटर है ना, फॉर एग्जांपल अगर 20 cm क्यूब के करीब आपका रफ राइटर आया है, तो 5 cm क्यूब ऊपर आप इसको थोड़ा सा लीवे देंगे कि फॉर एग्जांपल 15 cm क्यूब तक तो आपने टाइप को खोल दिया ना कि चलो जाई जा रहा है, कोई इशू नहीं है। तो 15 cm क्यूब में जब चला जाएगा, मतलब 15 cm क्यूब पर आ जाएगा ब्यूरेट, तो फिर आपने जो ब्यूरेट है ना उसको ऐसे अलाइन कर लेना है कि जो उसकी टैप है ना वो आपके लेफ्ट हैंड पर आ जाए। अगर आप राइट हैंडेड हैं, या उनके लिए अगर आप राइट हैंडेड हैं, आप अगर लेफ्ट हैंडेड है तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड पर आ जाए। ठीक है, अब सेटअप ऐसा करना है आपने कि आपने जो ब्यूरेट है ना उसको थोड़ा बिल्कुल आपने नीचे कर लेना है। उस क्लैंप आपके पास होगा, फॉर एग्जांपल ये कॉनिकल फ्लास्क है, तो आपने ब्यूरेट को बिल्कुल नीचे कर लेना है, बिल्कुल उसके करीब। और आपने थोड़ा सा ना, मैं चेयर को हटा दो भाई, सीधी बात है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में बैठने का तो टाइम ही नहीं होता। चेयर को हटा दो, और मैं तो बिल्कुल मतलब कि ना बेंड होके क्या कहते हैं, बिल्कुल बेंड होके अपने आई लेवल में कर लेता था ब्यूरेट के साथ। और फिर लेफ्ट हैंड मेरा इसके ऊपर है, मैं एक एक ड्रॉप डालता रहता था और नीचे से कॉनिकल फ्लास्क को मैं स्वर्ल करता रहता था। इससे मेरी ग्रिप बहुत अच्छी रहती थी, मैं एक एक ड्रॉप को प्रॉपर तरीके से स्वर्ल कर लेता था और बहुत अच्छी मेरे पे ना, मेरे पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती थी। तो मेरे लिए तो ये वाली टेक्निक बहुत काम आई, बहुत ज़्यादा काम आई। और स्पेशली अपने आप को लेवल कर लेना और बिल्कुल करीब हो जाना, उससे आप फोकस बहुत हो जाते हो। तो ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। अगर आपने ये उल्टा वाला काम नहीं भी करना ना, तो फिर आप चाहे सीधे ही रखें लेकिन बिल्कुल लेवल हो जाए, उसके ब्यूरेट को बिल्कुल उसके नीचे कर लें, कॉनिकल फ्लास्क के करीब कर लें, और बहुत एक्यूरेटली हर एक एक ड्रॉप आपका आपका ना टैप पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि एक एक ड्रॉप गिरे सिर्फ, उससे बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है आपकी, एंड इट्स वर्थ द टाइम। क्योंकि अगर आप 3 4 5 भी टाइट्रेशंस करेंगे उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके आगे आंसर्स नहीं सही आएंगे। तो एक्यूरेसी की कोशिश किया करें। अच्छा, एक और टिप है मेरे पास, वो ये है कि कभी कभी होता है कुछ स्टेशंस के ना पीछे इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, तो ब्यूरेट के ऊपर रीडिंग करना भी थोड़ा इशू हो जाता है। एक तो आपने रीडिंग लोअर मिनिस्कस की करनी होती है, यहाँ तक मुझे याद है। तो अगर आपके पास क्लियर पेपर है, ऑब्वियसली आपके पास पेपर होगा, तो आप रीडिंग करना चाहते हैं तो आप पेपर को ना ब्यूरेट के पीछे रख के भी रीडिंग कर सकते हैं कि यार आपको क्लियर व्यू आए। तो अपने लिए आप इस तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, अपने लिए जिस तरह आप कंफर्टेबल फील करते हैं प्रैक्टिकल करने में, कंफर्टेबल फील करना है। क्योंकि वहाँ पे जितना आप कंफर्ट जोन में होंगे, जितना आप इजी होंगे, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आपकी रीडिंग्स आएंगी। उसके बाद जो एंथैल्पी वाला होता है क्वेश्चन, उसके अंदर 2 3 टिप्स ये हैं कि जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर, उसको अक्सर क्या कहते हैं, आपने थोड़ा स्टिर करना होता है, तो कुछ लोग उसको रब करते हैं अगेंस्ट द वॉल्स, उससे भी ऑब्वियसली थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, तो एरर हो सकता है। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी। एक और उसकी टिप ये है कि उसके अंदर आपको कभी कभी वेट भी करना पड़ता है रिएक्शन का काफ़ी, कि दो दो क्या कहते हैं 5 5 मिनट भी मेरे ख्याल से वेट करना पड़ता था। तो उसकी टिप ये है कि आप टाइमर चाहे लगा लें साइड पे, और उसको वेट करने के लिए रख दें साइड पर, और एक और क्वेश्चन का सेटअप पूरा कर लें, या एक और क्वेश्चन का कोई पार्ट कर लें। तो उससे आपने अपने ना मल्टीटास्किंग करनी है, ताकि आपका क्या कहते हैं सारा जो प्रैक्टिकल है वो एक अच्छे अंदाज से और जल्दी हो सके। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा अफेक्ट होता है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल इतना आसान नहीं होता टाइम में करना। बाकी अब सबसे जो मुझे क्या कहते हैं तंग करती थी चीज़, वो है सॉल्ट एनालिसिस, और मेरे अपने पेपर के अंदर भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉल्ट एनालिसिस आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी मुझे मतलब कि याद है काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी उसके अंदर। तो एक तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको हर प्रेसिपिटेट जो होता है सॉल्ट जो क्या कहते हैं फॉर्म होता है टेस्ट के बाद,
आपको पता होना चाहिए उसका कलर क्या है यार, वो लगता कैसे है। अगर आप रियल लाइफ में देख सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन अगर रियल लाइफ में नहीं देख सकते तो एटलीस्ट यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करें कि भाई ये सॉर्ट एनालिसिस होती क्या है। मैं नीचे काफ़ी सारी वीडियोस लिंक करूँगा, जो मेरी की टिप्स में भी आनी है बात में, काफ़ी सारी वीडियोस लिंक करूँगा जो मैंने पर्सनली यूज़ की फॉर प्रैक्टिकल, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बाकी क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको ब्यूरेट के लिए बताया था, कोशिश करें कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको बिल्कुल क्लियर बैकग्राउंड पे देखें ताकि आपको कलर का सही अंदाज़ा हो सके। और सॉल्ट एनालिसिस में प्रैक्टिस बहुत लगती है, प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़रूरी है। अगर कर सकते हैं आप तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़े से जो चीज़ ट्रिकी होती है वो होता है गैस टेस्ट्स। तो गैस टेस्ट्स की भी थोड़ी प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। पर्सनली मेरे साथ ये गलती हुई थी। मैंने गैस टेस्ट्स की उस तरह प्रैक्टिस नहीं की थी और मेरा पेपर के अंदर थोड़ा काम इसका ख़राब हुआ था, गैस टेस्ट्स का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने गलती की है वो ना करें, और गैस टेस्ट को ज़रूर, बोला नहीं जा रहा मुझसे गैस टेस्ट को ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल पेपर अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि भाई जैसा मर्ज़ी आप प्रैक्टिकल कर लो, एग्जामिनर के पास आपका पेपर जानना है, आपकी कोई प्रैक्टिकल की वीडियो नहीं जानी, ना जो आपने वो एक्सपेरिमेंट का जो आपने क्या वो जो भी आपने बनाया होगा उधर वो नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, कोई कंपाउंड नहीं जाना उनके पास, कोई सैंपल आप नहीं भेज रहे उनको, सिर्फ आपका पेपर जाना है। और उन्होंने आपको सिर्फ पेपर की बेसिस पे जज करना है कि आपने प्रैक्टिकल किया कैसे। तो ऑब्वियसली आपका पेपर, आपकी कैलकुलेशंस, मोल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, मोल्स की प्रैक्टिस करनी है। रीडॉक्स बैलेंसिंग की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो कुछ फार्मूलाज होते हैं, एंथैल्पी का फार्मूला होता है वो आपको आना चाहिए। टेस्ट जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के टेस्ट हैं जो सॉल्ट एनालिसिस में यूज़ होते हैं वो दिए होते हैं, तो उनको याद एज सच करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप उनसे अगर फेमिलियर होंगे तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका पेपर है वो नीट और प्रेजेंटेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंप्रेशन जाएगा अच्छा कि यार अच्छा आपने प्रॉपर तरीके से डेटा जो आपका आया है उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, उसको रखा है। टेबल्स जो आपने बनाए उनके अंदर यूनिट्स का ख्याल रखना है, लेबलिंग अच्छी करनी है, पूरी रूल्ड आप लाइंस यूज़ करें। थोड़ा मतलब कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर आपका प्रैक्टिकल जज होने वाला है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैटर करती है। बाकी टेस्ट्स के अंदर मुझे एक चीज़ याद है, बल्कि एक चीज़ जो उधर नहीं लिखी होगी वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो एसिड का टेस्ट होता है, मतलब कि H+ आयन का टेस्ट होता है, उसके अंदर आप अगर मेटल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, जब आप उसके अंदर कार्बोनेट डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो ये वाले टेस्ट, कुछ टेस्ट हैं जो उधर नहीं लिखे होते, तो ये ऑब्वियसली आप अपने टीचर से डिस्कस करें कि आपको कुछ और पता होना चाहिए। ये तो मुझे अभी ऑफ द टॉप ऑफ द माइंड ये बात याद आई है कि ये वाली चीज़ उधर नहीं लिखी होती थी, और कभी कभी ये आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर अप्लाई होती है। बाकी ऑब्वियसली आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है और डेसिमल प्लेसेस का भी ख्याल रखना है। जो ब्यूरेट है उसकी जो रीडिंग है वो 2 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए, और जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग 1 डेसिमल प्लेस तक होनी चाहिए। फाइनली सम की टिप्स। सबसे पहले तो यार टाइम मैनेजमेंट अच्छी करना, जाते साथ सारा कुछ सेटअप करना है अपने। पेपर आपके पास आए उससे पहले आपका हर चीज़ सेटल हुई हो कि अच्छा यार ये अब ये साइड पर कर लिया, उसको क्लियर स्पेस होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकें, मल्टीटास्किंग अच्छी कर सकें, और ओवरऑल ऑर्गेनाइज रखें। जैसे ही आपका एक पेपर, एक क्वेश्चन हो तो आप उसका सारा ऑपरेटर जो आपने यूज़ किया उसको एक साइड पर कर दें और दूसरा ऑपरेटर्स लाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मेसी काम करेंगे तो चीज़ें गिरेंगी, मिक्स होंगी, ये बड़ा ख्याल रखना है। ऑपरेटर्स गिर जाते हैं, सोल्यूशन ज़ाया हो जाता है, सोल्यूशन आप नया मांगते हैं वहाँ से इन्विजिलेटर से, उसको टाइम लग जाता है आते आते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जितना आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे, जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन्ड होंगे, फोकस्ड होंगे और क्लीन होंगे, उतना आपको फ़ायदा है, उतना आपका जल्दी प्रैक्टिकल होगा और उतना आपका स्मूथली प्रैक्टिकल होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मेरे साथ भी ये इशू था, मैं नहीं प्रैक्टिस कर पाया इतनी प्रैक्टिकल्स की। आई रिलाइड ऑन यूट्यूब वीडियोस एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप यूट्यूब वीडियोस देखें, आपको कोई टाइट्रेशन, मेरी बात में नहीं समझ आई, अभी यूट्यूब पर सर्च करें टाइट्रेशन कैसे करनी है, आपके पास सामने 100 वीडियोस आ जाएंगी। टाइट्रेशंस हो गई, या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा उसको ज़रूर देखें। एक और टिप ये है कि जो टेबल्स वगैरह की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि वो बनाने कैसे हैं। किसी को आप देखें अपना P3 सॉल्व करते हुए, यूट्यूब पर लोग P3 सॉल्व भी कर रहे होते हैं, उसको देखें कि उसने सॉल्व कैसे किया, उसने वर्किंग कैसे दिखाई है, अपनी टेबल को उसने कैसे बनाया है, कैसे अपना डाटा रिप्रेजेंट किया है।
कैसे ग्राफ्स बनाए हैं, ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। या तो आप टीचर से ही चीज़ पूछ सकते हैं, या अगर आप वो पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब पर आपको ये रिसोर्सेज मिल जाएंगी। एक और बहुत अच्छी टिप है कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे रीडिंग नहीं ली जा रही, फॉर एग्जांपल इवन टाइट्रेशन आपसे नहीं हो रही, खुदा ना खास्ता कोई ऊपर नीचे काम हो गया, ब्यूरेट टूट गया, आपका कुछ हो गया, टाइम नहीं है, फैब्रिकेट कर दे रीडिंग अपनी तरफ से 21 cm³ टाइट्रेशन ले लें। उससे ये होता है कि आप अगर आपकी टाइट्रेशन की वैल्यू गलत भी है, आगे आप उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं तो एरर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको अपनी वर्किंग के नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ का ट्रेंड पता है और आपके पास वैल्यूज़ लेने का टाइम नहीं है, जैसे एंथैल्पी में होता है, तो अपनी तरफ से वैल्यूज़ डाल दें, अपने एस्टिमेट्स डाल दें और उसके बेसिस के ऊपर आगे वर्किंग करते हैं। इट इज़ नॉट वर्थ इट कि अगर आप परफेक्ट अपना रीडिंग करें, परफेक्ट रीडिंग के चक्करों में आप पूरा टाइम ज़ाया कर दें। फैब्रिकेटेड रीडिंग भी काम चला देंगी अगर अपने वर्किंग के नंबर लेने हैं, क्योंकि सिर्फ पेपर आपका जाना है, ना कोई वीडियो जानी है, ना कुछ जानी है। अगर आप प्रैक्टिकल ना भी करें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने आपका पेपर चेक करना है। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बाकी डोंट स्ट्रेस टू मच, इट इज़ जस्ट अ प्रैक्टिकल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आपका। इट इज़ ओनली 11.5% ऑफ योर टोटल ए लेवल्स ग्रेड। बाकी आप P2 जो आपके हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं, हाई स्कोरिंग पेपर्स होते हैं। P1 आप अच्छा कर सकते हैं। P3 थोड़ा सा लक बेस्ड होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हमारे साथ भी ये हुआ था कि हमारी जो गैस यूज़ की थी, जो सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपने कभी कभी हीट करना होता है टेस्ट ट्यूब को, तो वो मतलब कि जो हमारी गैस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा जो पता नहीं क्या उसकी कोई टर्म होती है, बेसिकली जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी ना वो बहुत सूट से भर गई थी, बिल्कुल काली हो गई थी, तो उससे रीड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनका आप नहीं अकाउंट कर सकते और थोड़े से लक बेस्ड भी होते हैं। सो एनीवेज होपफुली आप लोगों को ये गाइड का फ़ायदा होगा। बड़े अरसे बाद गाइड्स में वापस आया हूँ, इंशाल्लाह विल बी मेकिंग मोर गाइड्स सून, इंशाल्लाह होपफुली आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अकेडमिक्स विद खान फॉर नोट्स एंड रिसोर्सेज। एनी एडवाइस को पूछनी होता है मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। इंशाल्लाह क्रैश कोर्सेज अनाउंस होने वाले हैं, नए नोट्स आने वाले हैं। सो इट्स अ होल वेंचर, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्टे ट्यून्ड। खुदा हाफिज़।